जय हिंद जय। इससे पहले क्लास में हम आपको महात्मा गांधी के बारे में बता दिए थे, हरिजन सेवक संघ के बारे में तक पढ़ा दिए थे ना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। ऑल इंडिया अनटचेबल लीग, वही आगे जाके क्या कहला? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ। लाइव करो भाई जल्दी। हैंडीकैप वाले पे और कोई नहीं ना बैठा है? उसको बैठा लो लोग, लाइव कर दो जी जल्दी। आप लोग को समझ में आ रहा है हिस्ट्री? क्या समझे लो? जितना पढ़ाए उतना कैसे समझ जाते हो तुम लोग? तो तुम ये बात ऑफिस में बोले हो तो वहीं सॉल्व होगा, यहाँ नहीं। यहाँ पढ़ाने के लिए हम बैठे रहते हैं, समझ में आ गया? स्टेज पे चढ़ेगा ना तो फिर केवल एक काम के लिए समझ जाना, किस लिए? पढ़ाने के लिए। बाकी क्या घटल जवाब ये सब के लिए ऑफिस है। और तुम लोग की समस्या का सॉल्व कहियो ना होगा, क्योंकि तुम लोग स्टाफ को बड़ा अजीब नजर से देखता है। तुमको खान से सीधे बात करेंगे, हकीकत होता है। फिर हम वापस किसको भेजेंगे काम करने के लिए? कि हम आपका काम वाले के खुदे करेंगे, उनको भेजेंगे। अब की बार वो चमका देगा, काय गए तो थे, क्या हुआ? नहीं समझे? यहां आ गए, आप खड़ा होके अपना काम नहीं करा सकते हैं, बबुआ का अपन पर्सनल काम। या हम देखो हम क्या खड़े हैं, इससे ना इस पे हम केवल और केवल पढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कहा गया जी? एक तो ये लोग से आदमी डेली किसी आदमी पढ़ाना आदमी नहीं ना छोड़ सकता है जी। मेन काम आदमी क्या क्या है? पढ़ाना। टाइम बचेगा पढ़ाने के अलावे तब हम कुछ देखेंगे, ठीक है? हाँ बाबू। हाँ आरक्षण को खत्म करने का, आरक्षण खत्म करने का मांग किया जाता है। देखो बहू, जिन लोग को आरक्षण मिलता है ना, भारत में किसको आरक्षण नहीं है? फॉरवर्ड को नहीं है 10%, समझ? लेकिन फॉरवर्ड में क्या है ना कि उसकी 10वीं पीढ़ी पढ़ रही है, दादा परदादा खानदान में सब पढ़ल लिखल है। उसको ना पता है कि किस तरह अपने बातों को रखना है। और जो अभी पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, SC ST, इनकी अभी पहली पीढ़ी पढ़ना चालू की है, तो इनको पता ही नहीं है रखना क्या है। आपको आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि आप इस देश के मूल निवासी हैं। SC ST मूल निवासी हैं, समझ में आ गया? बस अपनी बात को ऐसा रखो कि सामने वाला दुश्मन लहर जाए। नहीं समझ में आया? आरक्षण भीख में नहीं मिला है, अवतार लिए थे एक ऊपर से, नाम था उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हर अवतार लिया हुआ व्यक्ति कुछ न कुछ अपने अनुयायियों को दे के जाता है। उसी तरह वो भी अवतार लिए थे, आरक्षण और संविधान दे के गए हैं। और किस लिए दिए हैं? क्योंकि वो मूल निवासी हैं। बस प्यार से इतना बोलना है और ज्यादा लॉजिक उजिक नहीं देना है, समझ में आ गया कि नहीं? और जिनको लगता है कि आरक्षण बहुत फायदे की चीज है, तो अपनी जाति छोड़ दो, आरक्षण ले लो, इसमें आ जाओ। क्या जाता है? आप अपना घर द्वार छोड़ के क्लास आई है ना पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है ये आपके काम की चीज है। वैसे अगर किसी को लगता है कि आरक्षण बहुत अच्छी चीज है, तो क्या कर रहे हो? उधर आ जाओ, इस जाति में आरक्षण मिल जाएगा। वो आगे देखिए, मेनली पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को दिया गया था और मुसलमानों को तो पहले ही दे दिया गया था, ठीक है? लेकिन इसमें क्या, मैकडोनल्ड चाहता था कि सारे लोगों को दिया जाए, लेकिन क्या कभी मैकडोनल्ड की बात सक्सेस हो पाई? देश के पहले PM सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए, तो और खतरनाक। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यार एक बात नहीं समझ में आता, तुम लोग PM के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो लोग? अच्छा अपने से एक बात बताओ, समझो ध्यान से।
ऐसा क्या कुर्सी, ऐसा पीएम या सीएम की कुर्सी में ऐसा क्या होगा जो बैठते ऐसे? आप समझो, अगर पीएम की कुर्सी में ये ताकत होता कि देश बदल देंगे, या सीएम की कुर्सी में ये ताकत होता तो अब तक हजारों, कितने पीएम और कितने सीएम आए चले गए। नहीं समझे, ये बेवकूफ बनाने के लिए होता है। अब जैसे हम आपसे कोई कहेगा कि मैं विधायक बनूंगा तो इसका विकास कर दूंगा, आपके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कोई आइडिया होगा विकास करने का। तो आप अगर अपने एरिया का विकास करना चाहते हैं तो वो आइडिया बता दीजिए, विकास हो जाएगा। नहीं समझे कि हम कहें कि हम विधायक बनेंगे तब पढ़ाएंगे, नहीं ना जी, कि हम कहें कि ना भाई हम विधायक बना तो हम पढ़ाएंगे, हम लोगों को शिक्षा दिलाएंगे और नीचे से लेकर टॉप यूपीएससी तक में भी जॉब दिलाएंगे। कभी हम लोग बोले, जिसे करना होता है वो काम चालू कर देता है, याद रखिएगा। हल्ला करने का काम ही निकम्मे करते हैं, सब कुछ नहीं करेगा, से याद रखिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, जो सोच रहा जितना हल्ला करे उतने सावधान रहिएगा। किसी को भी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से देखा जाता है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। रतन टाटा एक बिजनेसमैन है, वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, लेकिन अगर उन्हें आप कोई मंत्रालय दीजिएगा ना, पक्का बहुत बेहतर काम करेंगे, क्योंकि हजारों लोगों की कंपनी को उन्होंने पहले से संभाला है। तो ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। गांव में अगरबत्ती का कारखाना नहीं है, बिहार में लगाएंगे बड़का उद्योग। तुमको अगर बिहार में उद्योग लगाना, अपने गांव में मोमबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। ये सब चीजों से ज्यादा नहीं रहना। आपकी दीदी भी तो यही सब बोलती है, मेरी भाई दीदी दीदी है, नहीं समझा कि आप दीदी को देर बोलेंगे तो नहीं समझ, बकोट तनी हमारी दीदी से बच के रहना लोग, नहीं समझा क्या? अब बकोट लड़का की राष्ट्र के लिए जरूरी था, पगली उगली है पूरा, राष्ट्र के लिए जरूरी था, दांते होते काट के राष्ट्र के लिए जरूरी था। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? पहला गोलमेज 1930, दूसरा गोलमेज 1931, तीसरा गोलमेज 1932। महात्मा गांधी किसमें गए थे? हाँ, दूसरा। महिलाओं का प्रतिनिधि कर रही थी सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। दो महात्मा किसने कहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचांग अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई और दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात कह दी गई। अब देखिए ध्यान से आते हैं 1932। 1932 की अगर हम बात करते हैं तो 1932 के समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। हालांकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के विरोध के बावजूद रेमजे मैकडोनल्ड ने दलितों को निर्वाचन क्षेत्र अलग से दे दिया, जिस कारण महात्मा गांधी जेल में भूख हड़ताल बैठ गए और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी में। इस आंदोलन को बनाने में जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता किया था और इसी के तहत आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र दिया गया और आरक्षण को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात कि रेमजे मैकडोनल्ड ने आरक्षण तो एक तो कम दिया था और क्षेत्र भी क्या दे दिया था? अलग दे दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया? नहीं जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चालू करने ही नहीं दिया, जेल में डाल दिया। हरिजन सेवक संघ क्या बना दिया? हरिजन सेवक संघ। आगे बढ़ जाए अब, लेकिन कुछ भी कहिएगा यहाँ पर, ऐसे साइमन कमीशन पे भी चर्चा करने के लिए क्या बुलाया गया था? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन पे ही तो चर्चा करने के लिए था और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे चुका था और साइमन कमीशन की ही रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है और इसी के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव। और इस प्रांतीय चुनाव में 10 में से 8 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है। 10 में से कितना में जीत जाती है? कांग्रेस या तो पूर्ण बहुमत से जीतती है या तो किसी के गठबंधन से। और जिन्ना जो था ना, जिन्ना, वो सबके आगे ये बोल रहा था कि मुसलमान जब भी वोट देगा तो किसको देगा? मुस्लिम लीग को देगा। अब उस समय अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या थी, लगभग बराबर थे, लगभग क्या थे? बराबर थे। आज भी भारत, आज भी अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाइएगा तो लगभग संख्या क्या आ जाएगी? बराबर। तो जिन्ना को यह लगता था कि मुस्लिम किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग को।
आगे बढ़े। आदित्य कुमार पढ़ाई करो, पूछ रहा है आपकी दीदी कौन है। सबको पता है हमारी दूगो दीदी के बारे में। दूगो तो दीदी है हमारी और दूगो चाचा। आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिए, 10 में से कितने राज्यों में सरकार बनी? जिन्ना की गलतफहमी थी कि सारे मुस्लिम किसको वोट देंगे, जबकि मौलाना अबुल कलाम का आजाद का कहना था सारे मुस्लिम अनपढ़ थोड़ी हैं। भाई सारे मुस्लिम अनपढ़ थोड़ी है, काहे को जिन्ना को वोट देंगे। और हुआ भी यही। जिन्ना ने कहा था किसको, अंग्रेजों को, कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, सारे मुसलमान हमारी बात मानते हैं। सब डरते थे सब जिन्ना से कि जो बड़का लीडर है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका बात मान लो। तो जो अंग्रेज थे वो मुस्लिम लीग की बात मान लेते थे और जिन्ना की भी बात मान लेते थे। लेकिन पोल कब खुल गया? 1937 के प्रांतीय चुनाव में 10 में से 8 राज्य कौन जीत गया? दूगो झुंझुना लेके कौन बने? मुझे। अंग्रेज सब कह रहे चौथा कहीं का, तू तो बोलता था कि पूरे मुस्लिम तुम्हारा साथ देंगे, ये कोई मुस्लिम साथ नहीं दिया। परेशान हो गए सब मुस्लिम लीग वाले, परेशान हो गए सब कांग्रेस से। अब कांग्रेस इतना होशियार ना, जब जिन्ना जाए ना तो कांग्रेस अपनी ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेज दे, क्योंकि पता है मुस्लिम लीग और जिन्ना ये कोई लॉजिक की बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो कांग्रेस में हर धर्म के लोग थे, तो कांग्रेस ने किसे भेजा? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हीं का सोच था मतलब कि मेडिकल सेक्टर में हमारे पास एक टॉप लेवल का कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग सेक्टर में एक टॉप लेवल का होना चाहिए, मैनेजमेंट सेक्टर में एक टॉप लेवल का होना चाहिए। आप देखेंगे मैनेजमेंट का टॉप लेवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM है, समझा क्या? इंजीनियरिंग में IIT है, डॉक्टरी में एम्स है, समझा गया कि नहीं? एम्स की सबसे बड़ी खराबी ना उसमें डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, जबकि भारत 140 करोड़ लोग हैं, एम्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन एम्स में सीटें कितना रहता है? बहुत कम, बहुत कम। यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन नीट की तैयारी कर रहे होंगे, या आप लोग जो नीट की तैयारी कर रहे थे और लात खा के इधर आए हैं, आपको बखूबी आइडिया होगा कितनी सीटें कम है। उसमें भी सीटों की संख्या क्या जरूरत है? बढ़ाने की जरूरत है वहां पे, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट तो सेम ही है ना, इंस्टीट्यूट बढ़ाने में ज्यादा टाइम लगता है, सीटों की संख्या बढ़ाना कंपैरेटिवली कम खर्चीला है, जबकि एक कंप्लीट एम्स का सेटअप करना वो ज्यादा खर्चीला है। तो आप बताओ मित्रों, सीट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? हाँ, अब की बार सीट बढ़ेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो तब देखिए प्रांतीय चुनाव के बाद कौन परेशान हो गया? जिन्ना और मुस्लिम लीग परेशान हो गया। इसी बीच 1939 में क्या होता है? एक भीषण कांड हो जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। 1939 में क्या हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1939 में वर्ल्ड वॉर क्या चालू हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू होता है तो अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया कि भारत की 3 लाख फौज अंग्रेजों की ओर से लड़ेगी। क्या घोषणा कर दिया? भारत की 3 लाख फौज अंग्रेजों की ओर से लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि रे चोट्टा, किससे पूछा तुम? बिना भारतीयों से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि भारत की सेना किससे लड़ेगी? किससे लड़ेगी? अंग्रेजों से, अंग्रेजों की ओर से लड़ेगी। जर्मनी के खिलाफ अंग्रेजों की ओर से लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि तो बहुत गलत है, किससे पूछा? तो कहा पूछने की क्या जरूरत है। तो भारतीयों ने कहा कि तब ये काहे लिए सरकार बनाया? 10 में से 8 सरकार, हम लोग को ये लगा कि भाई पूर्ण बहुमत से सरकार है, बिना पूछे कुछ नहीं करोगे, तो झुंझुना के लिए सरकार दिए हो? ये मंत्री उंत्री के हम भौकाल के लिए रखे हैं यहाँ पर, हम सब त्यागपत्र दे देते हैं। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई, अंग्रेजों ने जैसे घोषणा किया, तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया कि बाहर में जाए, देश से बड़ा सरकार नहीं है। इस दिन जिन्ना और मुस्लिम लीग खुश होकर मुक्ति दिवस मनाया था कि कांग्रेस से तो मुक्ति मिली। सोचिए, जिस देश की बुनियाद रखने वाला व्यक्ति इतना छोटा सोच और बेईमान हो सकता है, क्या वो देश कभी आगे जा सकता है? यह देश इसीलिए आगे गया है
क्योंकि गांधी के बुनियादों पे था। याद रखिएगा, जिस दिन नाथूराम के बुनियादों पे ये देश बना होता तो हमारे और पाकिस्तान में कुछ खास अंतर दिखता नहीं बुनियादी ढांचों में। हमारे देश में भी यही होता कि अगर कोई कुछ कह रहा है गोली मार दूं। नहीं समझा गया? नाथूराम गोडसे ने क्या किया? गोली मार दिया। दम था तो माउंटबेटन को मारते, चीर देता बिचवा में से। नहीं समझे? एक अंग्रेज को थप्पड़ तो मारते हैं। खैर, नाथूराम गोडसे को भी जो सुपारी दिया था ना मारने के लिए, वो गलत फोटो दिखा दिया था। नहीं होता है कभी कभी, उस समय इतना डिजिटल इंडिया तो था नहीं, फोटो दिखाना था किसका? जिन्ना का। तो अमूमन जिन्ना और ये लोग की फोटो कब खिंचाएगी? पहले फोटो तो कॉमन होता नहीं था, कोई प्रोग्राम करेंगे तब होगा। तो गांधी और जिन्ना दोनों का फोटो साथे रहता था, या कभी सामूहिक ही फोटो खिंचाता, दिखा दिया इन्हीं को मारना है। तो जिन्ना को दिखाना चाहिए, दिखा दिया किसको? जैसे आप ही को कहा जाएगा कि आपको मर्डर करना है चाइना में जाके, तो दिखाना चाहिए राष्ट्रपति, दिखा देंगे प्रधानमंत्री। तो आपको उतना आइडिया नहीं ना रहेगा शकलिया देख के, मार देंगे कौन, मार देंगे, मार दिया किसको? अब मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस। सोचिए, इन चट्टों को मुक्ति दिवस किससे मनाना चाहिए था? अंग्रेजों से ना। तो मुक्ति दिवस किससे मना रहे थे? कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस से मुक्ति दिवस मना रहे थे सब। तो बताइए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया? कांग्रेस के सामूहिक त्यागपत्र के कारण। कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र क्यों दिया? बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। बताइए, प्रांतीय चुनाव कब हुआ? 1937, 1937, 1937। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये कौन है भैया? पंकज पटेल। हरिजनों का विरोध करता था गांधी जी। करते थे बाबू, पिताजी की भी नाम ऐसे ही बदतमीजी से लेते हो। गांधी जी करते थे। इनका कहना है कि गांधी जी हरिजनों का विरोध करते थे। बकलोल। गांधी ये वह व्यक्ति जिसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। इसका देख रहे हैं लॉजी? नहीं समझे? हाँ हाँ, तेज बोलो ना। हाँ, सेना को भेज दिया था लड़ने के लिए। सेना का रूल है, कमांडर अगर नहीं बोलेगा तो गोली मार देंगे। अगर कमांडर ने कहा गोली चलाओ, नहीं मारेंगे तो मार देगा गोली। आर्मी का रूल बहुत टफ होता है, बहुत टफ। और आर्मी अपने डिसिप्लिन पे ही चलती है, वरना हर सैनिक के पास हथियार है, एकदम खतरनाक खतरनाक। अगर अनडिसिप्लिन हुए तो अपने में मार देंगे। कौन सी का कमांडर हो दाए? पुलिस में उतना नहीं देखने को मिलता है, समझा कि नहीं? क्या अगर गोली चल रही है, पुलिस अगर 4 को उधर है तो 2 को भागी हो सकता है। आर्मी भागेगी, खुदे मार देगा वो। कभी सुने आर्मी भाग गई? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। तो यहां मुस्लिम लीग ने क्या मना लिया? मुक्ति दिवस। तो हम लोग तो चलते हैं किसको पढ़ने? मुस्लिम लीग को। रेडी है? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किया। किसने किया? आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किया। इन्हीं को हम लोग खान बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? खान बंधु। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। याद कीजिए, खिलाफत आंदोलन, वहां अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। पढ़े ना? बताइए, खिलाफत आंदोलन किस लिए होता? प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया था, इस कारण। तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किसकी स्थापना किया? मुस्लिम लीग की। कब किया? 1906। 1906 किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम ठीक लिखा है जी? मुस्लिम लीग की स्थापना किया। इस समय भारत का वायसराय मिंटो द्वितीय था, क्योंकि जस्ट कर्जन यहां से गया था। और वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय।
इसको लग गया कि डायरेक्ट भारतीयों से लड़ने से बेटर है भारतीयों में से ही किसी ऐसे लोगों को चुना जाए जो किससे लड़ सके, भारतीयों से। तो इसने मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका में। और लॉर्ड मिंटो जो था, इसने मुस्लिम लीग को आगे और खतरनाक आइडिया देने लगा। इसी ने कहा मुस्लिम लीग को कि तुम प्रस्ताव रखो कि तुम्हें अलग क्षेत्र चाहिए जहां से तुम चुनाव लड़ सको, तुम्हारे अलावे कोई लोग वहां से चुनाव न लड़ सके, केवल तुम्हारे ही धर्म के लोग वहां से चुनाव लड़े। तो 1909 में मिंटो के ही कहने पर 1909 में क्या दिया गया? पृथक क्षेत्र। क्या दिया गया? पृथक क्षेत्र दिया गया। क्या दिया गया? पृथक क्षेत्र। किसे? मुस्लिम को क्या दिया गया? पृथक क्षेत्र दिया गया। और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया। यही वो समय है जब पाकिस्तान की नींव रख दी गई थी। 1909 में पाकिस्तान की नींव रख दी गई थी, जब आपने उसे अलग क्षेत्र दे ही दिया। बस एक विभाजन का देरी है। यहां पे भारत के लोगों के अंदर आज ले बुद्धि ना खुला कि आप जिस वृक्ष को, पाकिस्तान को देख रहे हैं, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुआ था, उसकी बीज लगाई गई थी मिंटो द्वारा 1909 में। यही काम 1932 में दलितों के साथ करना चाहता था मैकडोनल्ड, इंग्लैंड में बैठ के। महात्मा गांधी ने कभी करने दिया? नहीं करने दिया। समझ आ गया कि नहीं? तो किसी को बदनाम करने के लिए ना सबसे पहले उसे अलग अलग जातियों का खिलाफ बताया जाता है। सबसे पहले गांधी जी को बदनाम करना है तो कह देना है कि इसी ने पाकिस्तान का निर्माण किया था, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सीआर फॉर्मूला के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान के विभाजन को रोकने के लिए महात्मा गांधी दंगे तक में घुस गया था, जहां नोआखली में दंगा हो रहा था बंगाल में। समझा गया? आज नोआखली बांग्लादेश में चला गया, उस समय बंगाल में था। यहाँ पे तो अलग अलग कहानी है। यहाँ पे आगे बढ़े तो पृथक क्षेत्र किसे दिया गया? जिस कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हो गया? विवाद हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विवाद हो गया। लेकिन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने कांग्रेस के लोगों को समझाया। सुनो ध्यान से, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने छत्रपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव चालू किया था, वही बाल गंगाधर तिलक ने जिन्होंने केसरी तथा मराठा नामक पत्रिका लिखा था, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने होम रूल आंदोलन की स्टार्टिंग किया था, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में भारतीय अशांति का जनक कहा था, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर। और वही बाल गंगाधर तिलक ने समझौता करा दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कि चलो ना, पृथक निर्वाचन मांग रहा है तो क्या दिक्कत है। और ये भारत की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां तो बस मुसलमानों को दिया गया था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ तो उसी लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर कांग्रेस ने यह बात मान लिया कि मुसलमानों को पृथक क्षेत्र देना सही है। और यहां से कंफर्म हो गया, आज नहीं तो कल मुसलमानों का एक देश बनेगा। और मुसलमानों के देश बनाने की बुनियाद डालने वाला मिंटो द्वितीय था। इसीलिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो द्वितीय। समझ में आ गया? और हम लोग विभाजन को लगता है कि विभाजन 1947 में हुआ था। कभी 40 साल पीछे लौटो, 20 साल पीछे लौटो, तब बुद्धि खुलेगा। लेकिन भारत में सबसे बड़ी चीज समस्या क्या है ना, देखो सोचो, कम अनपढ़ लोग समस्या नहीं है भारत में, वो बेचारा खाने पीने में लगा हुआ है। पढ़े लिखे लोग को फुर्सत नहीं पहुंच पाए। ये जो बिचवा में अटके हैं सब कम पढ़े लिखे, सब ना कम पढ़े लिखे, ये जो होते हैं सब ना जिंदा कारतूस है, सब जिंदा कारतूस। बस उसको दबाना है, ट्रिगर ढाए दे, एक मैसेज आएगा इंदिरा गांधी ने देश बेच दिया। बाप रे, ये थे ही सब ऐसे। अरे उसी ने बांग्लादेश को तोड़ा था भाई, उसी ने परमाणु बम भारत को लाया, उसी ने मिसाइल कार्यक्रम सबसे पहले चालू किया था। यहां नहीं समझ आया? काहे किसी को विरोध करने के लिए इतना उतर गए कि उसको हर एक काम को क्या कर सकते हैं? बर्बाद कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब चीजों, भारत में ये सब चीजें हैं। अब तकलीफ किस बात की लगती है पता है? कुछ पढ़े लिखे युवा आप में से भी इसी सब चीजों में लग जाते हैं, तो बड़ा दयनीय स्थिति लगती है। क्योंकि आप जिसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना, जिसको देखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक बार ये तो जरूर देखिए कि वो इंसान कितना कामयाब हुआ। जब आपका कामयाब, आपका पाथ फाइंडर, आपका गाइड ही बकलोल है, तो आप तो उससे और भयानक वाले बकलोल रहेंगे। नहीं समझे?
सब चीजें। लेकिन आजकल यंग जनरेशन इसी सब में उलझते जा रहा है। मतलब आप जिसको आप अपने परिवार को मानने और वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को क्या कर सकते हैं, गाली दीजिए यहाँ पर। और भारत में एक और समस्या हम लोगों के बीच, हम किसी के काम को गलत नहीं करते बल्कि उस व्यक्तियों को गलत कर देते हैं। नहीं, फलाना आदमी ये खराब है, ऐसा नहीं होता है। उसकी किए गए 10 काम में से 2 काम खराब होंगे, 8 काम अच्छे होंगे। आपको विरोध करना है, उन 2 कामों को विरोध कीजिए ताकि वह व्यक्ति वो 2 काम को सुधार कर सके। लेकिन जब आप उसके उस 2 काम का विरोध न करके सीधे उस व्यक्ति का विरोध करते हैं तो वह व्यक्ति भी आपका विरोध करेगा, बीच में अटक जाएगा वो 2 काम जो गलत हो रहा था। वो फलानिया गड़बड़ी करके रह जाएगा। आगे बढ़े तो बताइए, 1916 में कांग्रेस ने क्या मान लिया? कांग्रेस ने पृथक क्षेत्र को क्या मान लिया? स्वीकार कर दिया। पृथक क्षेत्र को क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया। गलत किया कि नहीं किया? पृथक क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसके बाद से चालू होता है तांडव, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब कोई ना कोई इसमें एक्सट्रीम लीडर आएगा। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 में। कांग्रेस की स्थापना 1985 में, 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885, 1985 बोल दिए, 100 साल आगे चल रहे हैं। 1885 में स्थापना होती है। लेकिन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के समय कोई भी एक्सट्रीम लीडर नहीं था। सारे के सारे नरम दल वाले नेता थे, केवल बतियाते थे लोग नॉर्मल। लेकिन इसी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस आए, इसी कांग्रेस में एक से एक रास बिहारी बोस जैसे लोग आए। यही कांग्रेस 2 भाग में आगे जाके बढ़ गया, गरम दल और नरम दल। ये सारी चीजों को मिंटो ने देखा था, इसीलिए उसने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कि शुरुआत में तो इसमें लीडर आएंगे, वो जो तरीका तमीज की बात करेंगे, शुरुआत में ऐसे होगा। लेकिन एक समय आएगा जब बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये चीजें होती हैं एग्रेसिव। जैसे अभी हमारी संस्था को हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक समय आएगा जब हम इसे हैंड ओवर कर देंगे किसी ट्रस्ट को। आज देखिएगा जिसको मन उसको अकलेल वकलेल को देखें, कुछ ना कुछ बोल के चल जाता है। हम आज तक कभी किसी को जवाब दिए हैं? नहीं, किसी को नहीं बोलते। लेकिन जब कभी हम हैंड ओवर करेंगे, आने वाले 10-15 साल बाद कोई ना कोई इसे लीड करेगा, शायद वो इतना कंट्रोल न कर सके। दाएं दे भी क्या कर देगा, जवाब देगा। आजकल देखिएगा ना, कोनो अकलेल बकलेल जो होगा ना, उठ के 4 गो लेक्चर देगा किसको, खान सर को। ऐसे नहीं, ऐसे। अरे भाई तुम भी चालू कर दो, हमको सिखाने से बेटर है तुम ही कर दो। नहीं समझे? तो शुरुआत में कोई भी चीज इस तरह होती है, आगे जाके उसमें एक्सट्रीम चीजें आएंगी। नहीं समझ आ गया? तो यही हो गया मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग में क्या हुआ, एक पृथक द्विराष्ट्र की थिंकिंग रख दिया इकबाल। इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में हो रहा था, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का अधिवेशन जब 1930 में कहां हो रहा था? इलाहाबाद में। अभी हम कांग्रेस का अधिवेशन नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम लीग का कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में इकबाल ने रख दिया द्विराष्ट्र की बात। तो बताइए, द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने रखा? द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले मोहम्मद इकबाल। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन 1930। कांग्रेस का? मुस्लिम लीग का। अभी तक ये फिक्स नहीं था कि 2 राष्ट्र तो बनेंगे, लेकिन दूसरे का क्या नाम होगा ये फिक्स नहीं था। यही इकबाल है जिन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पाकिस्तान के इन्होंने ही लिखा था, और इन्होंने क्या बोला? द्विराष्ट्र के। अब पाकिस्तान वाला क्या कहता है इसे पता है? सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। अच्छा, यहां तक तो तुम गालो भाई, हर व्यक्ति को अपने देश प्रेम का अधिकार है, गालो। लेकिन उसके बाद जो गाते हैं सब, यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। चोट्टा तुम्हें पैदा हुए 100 साल भी नहीं हुआ, तुम्हारा नामो निशा बाकी है यहाँ पे, है कि नहीं? सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अभी तुम पैदा हुआ है। हम अपने दादा से जब बोलते थे पाकिस्तान को तो कहते ना, गरियाने लगते थे पाकिस्तान को। ओकरा बात कौन ची कतरा चोट्टा के, उम्र में हमरा से छोट हो,
मेरे दादाजी से उम्र में छोटा था। मेरे दादाजी का जन्म हुआ वही 1935-36 के आसपास, 54 या 56 में उनकी शादी हुई थी, तो वही उनका जन्म होगा वही 34-35 के आसपास में। समझा गया कि नहीं गया? तू कहे कि हमारा से कौन चीज बोलते हो, हम देख ले नहीं पाकिस्तान के विभाजन। हाँ, और वो लोग मतलब बहुत सारे लोग आए नहीं बता देते, चलो हो मुस्लिम लोग, चलो लोग कहा वहां पाकिस्तान में, तो लोग गरिया गरिया भागे थे लोग, कहते जो कुछ मरसन उन्हें जाके जहां पैदा भइल बड़ा तो जमीन छोड़ के कहा जी बोलो। तो बहुत समझदार थे वो मुसलमान। और जितने मुसलमान भारत में है ना, एक बार अस्थिर में बैठ के अपने दादा परदादा को याद करके उनको एक बार शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आपकी बदौलत आप चैन की सांस ले पा रहे हैं एक अच्छे देश में। वरना पाकिस्तान में जाते ना तो कब किसके साथ फट गए रहते पता नहीं चलता। हकीकत है, यहां पर कोई चलता फिरता आता उड़ा देता आपको, और उड़ा दिया। यहां तक तो भाई भारत में भी मर्डर होते हैं। दिक्कत क्या है, मारने के बाद सोचता है कि उसको पुण्य मिलेगा। भारत में जो मर्डर करता है समझा, दारू पी लेगा मर्डर करेगा, जब होश में आएगा तो वो भी कहेगा गलत बात है, लेकिन क्या करें हमारा यही काम है। लेकिन वो क्या कहता है कि हमको इसको इनाम मिलेगा। हाँ मत पूछो, जन्नत, ये सब ने जन्नत को बदनाम कर दिया सब। समझ गया? स्वर्ग की एक सिंपल सी परिभाषा, स्वर्ग में कहेगा सब कि कौन चीज मतलब खाने पीने का सामान ये सब। अरे भाई खाने पीने के लिए स्वर्ग में गए तो 5 स्टार होटलों में मिलता है। स्वर्ग की एक सबसे बड़ी चीज होगी कि जिस भगवान को या जिस खुदा को आप जीवन भर पूजा किए, नमाज पढ़े, लेकिन अपनी आंखों से ना देख सके, उस स्वर्ग में आप अपने सामने देखेंगे। इससे बड़ी चीज और क्या ही हो सकती है? तो शहद मिलेगा, घी मिलेगा, नहीं जी ये सब चीजें होटल में मिलती है, बुफे लगा होता है, जाके खा लो यहां से। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए आपको बताओ? आप जिस भगवान को पूजा करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान को पूजा करते हैं, सिख धर्म के हिसाब से वाहे गुरु की, तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकती है? इस्लाम धर्म में खुदा को, और क्या ही हो सकता है कि आदमी को स्वर्ग में इंसान वो खुदा क्या हो जाए, सामने देखने को मिल जाए। बाकी चीजें नहीं चाहिए, खाए पिए खातिर आदमी हुआ गया है। तो ये दुकान का होता है, सब खाएंगे पिएंगे वहां पे, अरे एक से एक रहता है यहाँ पे। क्या कीजिएगा, शिक्षा कम रहती है ना तो बड़ा उटपटांग लगता है यहाँ पे। सबसे मेन। अब एक बात बताओ, आप पटना से यहाँ आए थे तो क्या सोचे थे? खान सर क्या जाएंगे, एक दरवाजा रहेगा वहां से एंट्री करेंगे, लाइन से बेंच रहेगा, यहाँ बेंच पे बैठेंगे, एक बेंच पे 5 लड़का बैठेगा, नीला रंग का बेंच होगा, लोहा का बेंच होगा, टीवी होगा, दीवार एसी लगल रहेगा, ये सब सोच के आया था। पढ़ाई होगा, सोचा जन्नत में खीर मिलेगा, पुलाव मिलेगा, चिकन मटन पनीर 56 भोग, तो ये लड्डू, ललका लड्डू पीला। अरे भैया सिंपल सी चीज है, इससे बड़ी चीज चाहिए ही क्या? एक भी कोई भी आस्था वाला व्यक्ति से बताइए, आपको चाहिए? आदमी व्रत ना रह जाए, भूखे नहीं रह जाए। इतना व्रत इतना रोजा रहने के बाद कोई सपना में ना देख पाता है भगवान को, वो सामने देखने को मिलेगी। बर्बाद कर दिया सब। याद रखिएगा, किसी धर्म में या किसी विद्यालय में अगर कम बुद्धि वाले लोग जाएंगे तो अपने तो ससुरे डूबेंगे, उस विद्यालय और उस धर्म को भी डुबा के नाश कर देंगे। याद रखिएगा ये चीज को। एम्स, आईआईटी, आईआईएम क्यों आगे है? क्योंकि उसमें जाने वाले बच्चे तेज बुद्धि के हैं। और सरकारी स्कूल चौपट का हो जाता है, जिसको मन उठा एडमिशन करा लेता है। नहीं समझा गया? वही हाल होता है धर्म में। अकलेल बकलेल अगर आपके धर्म की संख्या में घुस गया, समझा यही जान इजराइल की होता ना, यहूदी किसी को आने ही नहीं देता अपने धर्म में, यहां से आके नाच देगा सब। यहाँ पे संख्या बढ़ी रहने से क्या होगा? अकलेल बकलेल कुछ हुआ के भाषण देने लगेगा आप। नहीं जी, आगे बढ़े, आप ही समझाइए ना सर, हमें मार के चल जाएगा स्वर्ग में। क्या ले गए खबीस को? हाँ? और क्या आप खबीस बोल रहे? वैसे ही हमसे हम ऐसे ही समझा रहे थे ना कि भाई स्वर्ग में खुदा से बढ़ के क्या चीज होता था। तुम खबीस हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा दिमाग लहर गया यार, हमारी बात खराब लगे, बात का जवाब दो। नाम से क्या रखा है? हम बोले कि इबलीस। आप में जो मुस्लिम होंगे ना उनको पता होगा, सबसे खराब शैतान जो था ना, सबसे खराब शैतान जो था, शैतानों का सरदार, उसका नाम क्या था? इबलीस। भाग्य नहीं समझे? एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना,
कभी नहीं कर, तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता मां को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की डेगची का मसाला है जी। आप समझते हैं? यहाँ पे बाहर में जाओ, 2-4 लोगों का गुस्सा रहना ही अच्छी बात है, गुस्सैल रहो यहाँ पे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। सच में इब्लीस है क्या? डर से भाग जाओगी लोग? अरे नहीं जी, तुम ही लोग ताकत हो। द्विराष्ट्र की पहली बार बात किसने की थी? लेकिन पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? शब्द दिया था। कौन सा शब्द? पाकिस्तान। शब्द तो ठीक ही दिया था, पाकिस्तान शब्द दिया था। और 1940 में होती है लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। किसका? मुस्लिम लीग का। और इसकी अध्यक्षता करते हैं जिन्ना। कौन करते हैं? जिन्ना। और इसी लाहौर अधिवेशन में ये जिन्ना पहली बार मांग करता है किस चीज का? द्विराष्ट्र। किसका? पाकिस्तान का। द्विराष्ट्र अब तो नाम भी आ गया ना, किसका मांग कर देता है? तो पाकिस्तान की मांग किसने किया? जिन्ना। किस अधिवेशन में? लाहौर 1940। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। और शब्द किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे फेवरेट जो डिश था वो सुअर का सूप था। सुअर का क्या था? सूप। समझा क्या? सुअर, जबकि इस्लाम धर्म में सुअर सबसे अशुद्ध माना जाता है। समझा गया कि नहीं? सुअर सबसे क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है वहां पे। इसलिए देखिए 1857 की क्रांति में बस गोलियों पे सुअर की चर्बी थी तो मुसलमानों ने विरोध कर दिया कि हम इस अशुद्ध को नहीं छू सकते। अब हिंदू धर्म के हिसाब से उसमें गाय की भी चर्बी मिक्स थी। उसने कहा गाय को हम माता मानते हैं, हमें इस चर्बी से अशुद्धता से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि गाय को मार के तुमने इस चर्बी को निकाला होगा। दोनों की अलग थिंकिंग थी। एक सुअर को एकदम खराब मान रहा था, एक गाय को इतना पवित्र मानते हैं कि हत्या कैसे किया तुम यहां पर। समझा कि नहीं है यहाँ पे? तो अब जिन्ना क्या था? सुअर का सूप पीता था उसका। अब जिन्ना का स्पष्ट कहना था, मैं मुसलमानों का राजनीतिक नेता हूं, धार्मिक नेता नहीं। धार्मिक नेता नहीं। जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत में था ना, उसने 100 सालों का प्लान लेकर रखा था कि मुसलमानों का आर्थिक हिसाब से ही बंद कर दो, मुसलमानों में आर्थिक नेता बनने ही मत दो, इंडस्ट्रियल नेता बनने ही मत दो, सामाजिक नेता बनने ही मत दो, केवल और केवल बनने दो धार्मिक नेता। इसलिए 100 सालों के प्लान में वॉरेन हेस्टिंग्स सक्सेस हो गया। आज भी देखिएगा तो मुसलमानों में आपको अगर कोई लीडर मिलेगा तो धार्मिक ही नेता मिलेगा। आपको कोई बहुत कम आपको मिलेंगे जो आर्थिक रूप से मुसलमानों की बात करे कि क्यों न सारे मुसलमान मिलके एक अपना संगठन बनाओ और कुछ पैसे इकट्ठा करो और उस पैसे से किसी भी जो जिसका बिजनेस चल रहा है उसे वर्तमान बैंक दर से कम पैसे पे आप उसे लोन दे सको और बाकी चीजों को इसमें स्टेब्लिश कर सको। आज भी आपको कोई बात करने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और ना ही कोई बहुत बड़ा समाज सुधार की भैया जैसे ईसाइयों का देखते हैं स्कूल चलता है, दुनिया भर का आर्य समाज का अपना स्कूल चलता है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज अपना स्कूल चलता है। तो वैसे स्कूल भी चलेगा तो धार्मिक हिसाब से चलेगा। समझा गया कि नहीं गया? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स अपने मतलब मिशन में कामयाब होके चला गया। और अगर आप जितने सामाजिक सुधार करने के लिए इब्लीस कहीं का आगे बढ़े नहीं समझ में आया तो मुस्लिम जिन्ना ने बोला। एक्चुअल जिन्ना जो थे इसके दादा हिंदू थे। जिन्ना के दादा कौन थे? हिंदू थे। उनका नाम था मुंजा भाई ठक्कर। जिन्ना के दादा का नाम वो ठक्कर जाति के थे, गुजरात के हिंदू थे। ये गुजरात है। इनके दादा का नाम क्या था? दादाजी इनके मुंजा भाई ठक्कर मुंजा भाई ठक्कर एक दादा थे। और ये मछली का व्यापार करते थे। किस चीज का? मछली का। और गुजरात चूंकि समुद्र के किनारे मछली इजिली अवेलेबल हो जाती है, जैसे बंगाली, गुजराती, उड़ीसा, तो ये मछली तो कम। लेकिन गुजराती लोग बहुत ज्यादा शाकाहारी होते हैं। अभी भी अब गुजरात में जाएंगे ना तो वहां जितना शाकाहारी डिश मिलेगा ना उतना मांसाहारी उतना नहीं मिलेगा। वो लोग शाकाहारी डिश पर तो
ठक्कर जाति के लोग शाकाहारी थे, तो इन्हें बाहर निकाल दिया, अपनी समाज से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये गुजरात से जस्ट इसके बगल में है कराची। क्या है, कराची। तो ये कहां चले गए, कराची, मछलियों का व्यापार करने के लिए। और इनके बेटा हुए यानी पिता, जिन्ना के क्या हो गए, पिता। उनका नाम हो गया जेना भाई ठक्कर। जेना भाई ठक्कर, जेना भाई ठक्कर। और इसके बाद पैदा होता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, समझ में आ गया। इसके दादाजी और पिताजी ठक्कर जाति के थे, हिंदू, और ये क्या हुआ, मुसलमान। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था, याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़कर जाता है तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति की कमी हुई, बल्कि आपका एक नया शत्रु तैयार हो गया है और वह पुराने शत्रुओं से ज्यादा लड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि वह आपकी हर बातों को जान रहा होता है। नहीं समझ में आ गया, देख लिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। गांधी जी गुजरात, सरदार पटेल गुजरात, वास्को डी गामा को रास्ता दिखाने वाला भी गुजरात, नरेंद्र मोदी गुजरात, जिन्ना गुजरात, भाई समझ में, अमित शाह गुजरात। याद रखिए, एजुकेशन एंड फाइनेंस जिसके पास है, कमांड उसी के पास है। जिसके पास पैसा है और नॉलेज है वही कमांड करेगा यहां पर। और जिन्ना, समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तो जिन्ना के पिताजी जेना भाई ठक्कर और जिन्ना के दादा, किसी को दिक्कत। सिराज खान, सर आप ही कुछ समझाइए। हमारा समझाइला से क्या होगा, 100 साल का प्लान लेके वारेन हेस्टिंग्स चौपट कर दिया है यहाँ पे। हम समझाने जाएंगे, हम समझाएंगे तो पहले नाम ही पूछेगा। कराची, पाकिस्तान कहां से चले जाएंगे जी, पाकिस्तान तो 1947 में बन रहा है। अभी कोई बिहार से झारखंड चला गया तो क्या किया, वो तो झारखंड और बिहार एक ही था ना। पहले पाकिस्तान थोड़ी था, वो शहर चेंज किए। जैसे कोई मुंबई से पुणे चला गया, गुजरात से कहां चले गए, कराची चले गए। आगे बढ़े। पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाया जाता होगा। अब हम पाकिस्तान का किताब ना देख ले, पढ़ाता ही होगा वो, समझा गया। इनका नाम है क्या, कायदे आजम। जिन्ना को क्या कहा जाता है, कायदे आजम। बहुत जिद्दी टाइप का आदमी था जिन्ना यहाँ पर। चलिए अब आगे का क्लास जिन्ना को कब